हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी साइंस की टीचर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऐप है जिससे आप हमें देख रहे हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में किसी को शेयर करते हो तो आपके लिए एक्साइटिंग प्राइजेस हैं और आप उनको बता सकते हो कि ये ऐप में उन सबको, जैसे आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिल रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन और रिकॉर्डेड वीडियोस, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ओके और जो वेबसाइट है स्टेप अप एकेडमी की वो भी आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं क्लासेस 6 to 12 तक के तो मिल जाएंगे। ओके, अपडेटेड प्लेलिस्ट है ये, आप चेक कर लीजिए जाके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5th क्लास 8 का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को कंजर्व करना या बचाना। ओके, तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स को क्यों बचाना है? अरे भाई इतनी तेज से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, राइट? हम जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल काटने से क्या हो रहा है कि पेड़ तो खत्म हो रहे हैं, साथ में जंगल में जो जानवर रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, हम उनके घर को भी तो तोड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये जंगल बचाने हैं, पेड़ों को बचाना है और हमें एनिमल्स को बचाना है। तो हम कैसे इन प्लांट्स एनिमल्स को बचा सकते हैं? क्या क्या रीजंस के कारण प्लांट्स और एनिमल्स को दिक्कतें हो सकती हैं? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम प्लांट्स एनिमल्स को बचा सकते हैं और जिनसे इनको नुकसान होगा, इनके घर को नुकसान होगा। ओके, तो वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम करें, कंजर्वेशन सिंपली मीन सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज। कंजर्वेशन का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को हम आगे आने वाले टाइम के लिए क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोचेंगे अरे हम अपना देखें, आगे की आगे देखे जाएगी, तो जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट? The main of the conservation of plants and animals to protect and save endangered species along with their habitat so that the balance can be maintained on the earth. Okay? तो मेन एम क्या है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन का मेन एम ये है कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखना है, बचा के रखना है। ठीक है, सेव करके रखना है। सेव करके स्पेशली कौन से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को रखना है जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड मतलब ऐसे स्पीशीज, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे प्लांट्स जो आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं, हमें लगेगा कि अच्छा ऐसे भी एनिमल्स हुआ करते थे, राइट? आने वाले टाइम पे जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो हमें नहीं मिलता है ना? तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन उनकी कम होती जा रही है और फ्यूचर में हमें ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे स्पीशीज़ को हमें बचा के रखना है विद देयर हैबिटाट। और उन विद देयर हैबिटाट मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। हम स्पीशीज़ को बचाएंगे। स्पीशीज़ को कैसे बचाएंगे? जब हम उनका घर बचाएंगे। अब वो एक बात बताओ, आप क्या, अगर हमारे पास घर नहीं होगा रहने के लिए तो हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वेदर में रहते हैं। ओके, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम कहाँ रहते हैं? हम अच्छे घर में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, सारी जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो हमें मिल जाती है। बट अगर हमको बोल दिया जाए कि जाके जंगल में रहना है तो पॉसिबल है? पॉसिबल तो है बट हम नहीं रह पाएंगे, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाना है। ऐसे स्पीशीज़ जिनका लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और उनके हैबिटाट को बचाना है। हैबिटाट मतलब उनके घर को बचाना है। अगर हम उनके घर को नहीं बचाएंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। ओके, हमें अगर कौन से नॉर्थ में भेज दिया जाए एकदम बर्फबारी में तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, तो वैसे ही एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही रह पाते हैं। तो हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बनाना और साथ में उनके घर को, हैबिटेट को भी बचाना है। ठीक है, जिससे बैलेंस मेंटेन रहे अर्थ में। This helps in maintaining a healthy and functional environment for the survival of all the species on earth. अब ये जो होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? मेंटेन करने में काम करता है। किसके लिए? ये
एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाता है, एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, ओके, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑन अर्थ, ओके। क्या अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचा के रखेंगे, हैबिटेट को बचा के रखेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी रहेगा, हेल्दी के साथ साथ वो फंक्शन करेगा, ओके। फंक्शन करेगा मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना काम ईजिली कर पाएंगे क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल पा रही हैं, क्लियर। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए हमें ये सब करना ज़रूरी है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। Conservation of plants and animals is very important because they help in the enrichment of biodiversity. Okay? प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना, बचा के रखना ज़रूरी है क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमें अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, ओके। डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेस, मतलब जो हमें अलग अलग टाइप के, है ना। तो ये क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी को एनरिच बनाता है। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज अ वेरिएशन ऑफ लिविंग स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ऐसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमें वेरिएशन दिखते हैं, जैसे एनिमल्स में डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, और क्या हो गया, पिग्स हो गए, काउज हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी हैं, ओके। अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। Since various species of plants and animals are familiar to us, there are some unknown species too that are present on the earth. Okay? अब क्या होता है कि कई बार आपको नया कीड़ा देखने को मिलता है, आपको तो अरे ये तो नया कीड़ा है, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए नोन होते हैं, जैसे कि नोन कौन सा हो गया, नोन हो गया हमारे लिए कौन से, डॉग्स, कैट्स, ये सब हमारे लिए नोन हो गए। और कुछ होते हैं जो अननोन होते हैं, जो मंकी होते हैं ना वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। जो बंदर होते हैं उनमें भी कई सारे स्पीशीज होती हैं, ओके। जैसे यही बंदर है, अजीब सा दिख रहा है, हमने तो सिर्फ काले मुंह वाला और लाल मुंह वाला बंदर देखा है, राइट। अब ये अलग सा है। तो ऐसे अननोन स्पीशीज भी होते हैं जिनको हम नहीं जानते। जैसे कि अगर पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में आपको मिलता है कौन सा, फ्लाइंग स्क्विरल। स्क्विरल आप जानते हो, राइट। अब वहाँ पे हमें फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलता है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए अननोन स्पीशीज हो गया, ओके। They need to be recognized and have to be observed from getting extinct, ओके। और हमें ऐसे अननोन स्पीशीज को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। अरे ये जो स्पीशीज़ है ये तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, तो हम इस पर्टिकुलर एरिया को बचाएंगे, इनके हैबिटेट को बचाएंगे, तभी तो वो स्पीशीज़ बच पाएगा। अगर हम उनके घर को ही काट देंगे तो बेचारे रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, राइट। तो हमें ऐसे अननोन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करना है और उनको बचा के रखना है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एक्सटिंक्ट मतलब ताकि उनकी पॉपुलेशन स्वाइप ना हो जाए, मतलब पूरी ख़त्म ना हो जाए, वाइप ना हो जाए, सॉरी वाइप आउट ना हो जाए, ओके, नॉट स्वाइप, वाइप आउट ना हो जाए। टू कंजर्व द नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेरियस मेजर्स आर टेकन। अब हमें क्या करना है, काफ़ी सारे स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स के हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं। द मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज टू प्रोटेक्ट देम फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ओके। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, जो गोल है कंजर्वेशन के पीछे, ये है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखें। क्यों बचा के रखें, ताकि फ्यूचर में इसको यूज़ किया जाए। आने वाली जनरेशन जो है, फ्यूचर के लिए भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट को फंक्शनल बना रहे हैं, इन्वायरमेंट को हेल्दी बना रहे हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट आपको समझ में आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, ओके। एंड डिफॉरेस्टेशन मतलब हम फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, हम जंगल को खत्म कर रहे हैं। तो जंगल में हम जाके क्या जानवरों को मार रहे हैं, नहीं, जंगल में हम जाके काट रहे हैं पेड़। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट, जंगल, जंगल से क्या, जंगल किससे बना है, जंगल पेड़ों से बना है
है ना, और हम पेड़ काट रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, और हम ये क्यों कर रहे हैं? The clearing of forest and using that land for other purposes is known as deforestation. हम फॉरेस्ट को क्लियर करे जा रहे हैं, साफ करते जा रहे हैं, ठीक है, और जो हमें ज़मीन मिल रही है, लैंड मिल रही है, उसको हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो हम पेड़ काटते हैं क्योंकि हमें पेड़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें वुड की ज़रूरत होती है, राइट। और दूसरा रीज़न होता है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रोड्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन बिलो। ट्रीज जो फॉरेस्ट में हमें मिलती हैं, उनको कुछ ऐसे पर्पस इसके लिए हम काटते हैं। क्यों काटते हैं? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैंड, जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है, राइट। हमारे पास पर लैंड तो लिमिटेड है, लैंड जो है वो लिमिटेड है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके लिए हमें घर भी चाहिए, उनके लिए हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, उनके लिए हमें खाना भी चाहिए। तब इन सब के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, एरिया चाहिए, ओके। तब ये लैंड एरिया कहाँ से मिलेगा? लैंड एरिया वहीं से मिलेगा, जब तक हम फॉरेस्ट को कट ना करेंगे तब तक हमें लैंड और एरिया नहीं मिलेगा, ओके। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए ज़्यादा क्या प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फैक्ट्रीज चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, ओके। हम वुड को फर्नीचर बनाने के लिए, हमारे घर में लकड़ी के दरवाजे होते हैं, सोफे होते हैं, डाइनिंग टेबल होता है, सेंटर टेबल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वुड की बनी होती है। फर्नीचर जो है वो वुड से बना हुआ होता है, और वुड जो है उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, ओके। तो इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब एक्टिविटी 5.1 में क्या दिया है, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, ओके। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि डिफॉरेस्टेशन के और क्या कॉजेज होते हैं, और जो भी कॉजेज आप बता रहे हो उसको आपको लिस्ट करना है कि जो नेचुरल है और जो मैन मेड है। नेचुरल मतलब जो खुद नेचुरली, जिसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है, वो खुद ब खुद डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, ओके। और मैनमेड तो आपको समझ में आ रहा है। द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेन कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का, लेट्स सी वन मोर टाइम, ओके। तो डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज होता है, एक तो अगर हम नेचुरल कॉज की बात करें तो जो जंगलों में आग लग जाती है, राइट, वो उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। सीवियर ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, पानी नहीं है, ओके। सबसे पहले तो जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई तो सारे पेड़ लगातार जलते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ा है तो पेड़ों को पानी ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो अगेन प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम मैन मेड की बात करें, वुड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, वुड जो है उसको हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वुड फॉर फ्यूल एंड द मेकिंग ऑफ हाउसेज, और वुड जो है हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और एज अ घर बनाने के लिए भी हमें वुड की ज़रूरत होती है, ओके। चलिए, और क्या पूछा गया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हमें डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट वो देते हैं अगर हम पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल जो होता है वो बढ़ा देता है, ओके। टेम्परेचर जो है फॉरेस्ट मेंटेन करके रखते हैं, ओके। पोल्यूशन लेवल जो है वो भी फॉरेस्ट मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन, हमें जंगल में आवाज़ें ज़्यादा नहीं आती, जबकि हाईवे अगर बगल में रहता है तब भी जंगलों में आवाज़ नहीं आती, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ये नॉइस को अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। अब जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जो मिट्टी के अंदर पानी है, वो भी कम हो रहा है, ओके। इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर।
नेचर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, द कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। अगर हम ये फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं, पेड़ों को काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे रेनफॉल, बारिश जो है वो कम हो जाएगी और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ओके, रेनफॉल कैसे कम होती है, हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको अब्जॉर्ब करके वो कहाँ रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में जो वाटर को रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। ओके, तो ये बारिश का बैलेंस जो है और टेम्परेचर जो है, पोल्यूशन जो है, ये सब मेंटेन करके रखते हैं। देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्राउट्स। ओके, अब क्या हो सकता है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे तो जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, ठीक है, जो नेचर अपने उग्र भाव में आती है, स्वभाव में आती के प्रभाव में आती है, तो उसके कारण क्या होता है, फ्लड्स आते हैं और ड्राउट आता है। ड्राउट का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, और फ्लड्स मतलब जहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पानी इतनी तेजी से बहता है कि इंसान, पेड़ों, सबको लेके वो बहता है, राइट, बाढ़ आ जाना। इम्पैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर्स राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ओके, अब डिफॉरेस्टेशन हमने क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके रखते हैं। कैसे करते हैं, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ठीक है, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। अब पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में, कोई नहीं कर पाएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। दिस विल लीड टू अ ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ओके, और इसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है तो जो भी अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जो भी अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रैप कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, रिफ्लेक्टेड हीट को बाहर नहीं जाने देता, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। अब इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने अर्थ ने जो हीट रिफ्लेक्ट करी उसको अब्सॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने अब्सॉर्ब कर लिया, तो टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। ओके, तो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। ओके, क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनफॉल कम। दिस कुड कॉज ड्राउट्स, और इसका क्या रीज़न हो सकता है और ये क्या लीड करेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कि फिर से पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा पूरा। चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, और दूसरा क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें चेंजेस आएंगे। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज व्हिच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन। ओके, क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसके कारण सॉइल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब वो कैसा दिख रहा है, टेक्सचर कैसा है, ओके, दरदरा है कि गट्टे गट्टे, मतलब क्या बोलना चाहिए हमें, कलेक्टेड है। ओके, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की वो क्या हो जाती हैं, इफेक्टेड हो जाती है, कि फर्टाइल है कि नहीं है, वाटर है कि नहीं है, और वो दिख कैसा रहा है, उसका टेक्सचर कैसा, अपीयरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अपीयरेंस की बात करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। ओके, अगर ट्रीज कम होंगी तो सॉइल इरोजन होगा। ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, सॉइल को वो होल्ड करके रखती हैं। और वहीं अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे, हम पेड़ को काट देंगे तो सॉइल को पकड़ के कौन रखेगा, सॉइल को कोई पकड़ के नहीं रखेगा, तो सॉइल जो है वो इरोड हो जाएगा। मतलब सॉइल जिस पर्टिकुलर रीजन पे है तो वो बहते हुए, पानी से बहते हुए वो पानी के साथ चला जाएगा। ओके, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। और जैसे ही सॉइल की जो टॉप लेयर है जैसे ही वो हटी,
जैसे वो पानी के साथ बह गई तो उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? सॉइल के नीचे वाली लेयर होती है हार्ड एंड रॉकी लेयर, ठीक है। कैसी होती है? रॉकी, पत्थर पत्थर होते हैं उसमें। पत्थर कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ओके। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। और ये जो सॉइल होती है, जो पत्थर वाली लेयर होती है, जहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, उसमें हम कुछ भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ भी क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ही नहीं होती है। उसके पास ह्यूमस नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है, पानी वो होल्ड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम एग्रीकल्चर ही नहीं कर पाएंगे, ओके। Gradually the fertile land gets converted into desert. It is called desertification. Okay. अब soil erosion हुआ, ओके क्योंकि पेड़ नहीं थे तो सॉइल को होल्ड कौन करेगा, तो सॉइल पानी के साथ बह गया। सॉइल पानी के साथ बह गया तो सॉइल इरोजन हुआ और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये जो एरिया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? Deforestation decreases the water holding capacity of the soil. The water does not percolate into the soil surface, so there are floods. अब यहाँ पे ये लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। पेड़ जो है वो वाटर को होल्ड करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। पेड़ को काटा, सॉइल क्या करेगा? सॉइल इरोजन होगा। अब सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की जो, ये पानी और सॉइल को कौन पकड़ के रखता है? पेड़ ही पकड़ के रखते हैं, ओके। तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो भी कम हो जाएगी, ओके। सॉइल का जो पानी को होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वाटर जो है वो धीरे धीरे मिट्टी में जो जाता है, हम देखते हैं कि अगर हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो पानी जो है मिट्टी जो है पानी को सोख लेती है, पानी उसमें परकुलेट हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ चला जाता है, ओके। बट अब सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो बची ही नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि वाटर जो है वो परकुलेट ही नहीं होगा, वाटर जो है वो मिट्टी में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा, सॉइल अब्सॉर्ब ही नहीं करेगी वाटर को, जिसके कारण फ्लड्स आ सकते हैं, मतलब बाढ़ आ सकती है। The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. ओके जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, टेक्सचर होता है, वो भी चेंज होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओके। चलिए, तो ये फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा और फौना का मतलब है फ्लोरा रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, फौना जितने भी एनिमल्स हैं वो फौना में आते हैं, ओके। तो हमें हमारे आजू बाजू के प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाना है और उनके घरों को बचाना है, हैबिटाट्स को प्रोटेक्ट करना है। Protected areas called wildlife sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. ओके तो हमने हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, उनके घरों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, उनके हैबिटाट को प्रोटेक्टेड रखने के लिए क्या बनाया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये जो है ईयर मार्क्ड है। ईयर मार्क का मतलब होता है कि ये फ्यूचर में इसको हम किसी चीज़ को पर्पसली कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को हम पर्पसली कर रहे हैं ताकि उसका इम्पैक्ट हम फ्यूचर में देख सकें। तो यहाँ पे क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क हमने बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है ताकि हम ये सारे फ्लोरा फौना को प्रोटेक्टेड रख सकें, कंजर्व कर सकें, ओके। प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर, ओके। अब हमें यहाँ पे प्लांटेशन भी नहीं करना है, हमें कोई प्लांट भी नहीं उगाना है, हमें कल्टीवेशन भी नहीं करना है, हमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी नहीं क्या करने हैं? कल्टीवेट करने हैं, ग्रेजिंग भी नहीं करना है, और हमें फेलिंग ट्रीज भी नहीं करना है। फेलिंग ट्रीज का मतलब क्या होता है? फेलिंग ट्रीज का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना कि पेड़ों को किसी आरी वारी से काट देते हैं, दैट इज नोन एज फेलिंग ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना है। और हंटिंग एंड पोचिंग, अब क्या होता है कि हम जानवरों को लोग हंट करते हैं, ठीक है, उनका शिकार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मना है, प्रोहिबिटेड है, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, areas where animals are protected from any disturbance to them in their habitat. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को हम प्रोटेक्टेड रखते हैं।
ना कोई उनको डिस्टर्ब कर सकता है, ना उनके घर को कोई हाथ लगा सकता है, उनके घर को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे हमारे घर में हम रहते हैं तो हम शांति से रहते हैं ना, हमें कोई वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा बाहर का कोई आके, ना हमारे घर को कोई डिस्टर्ब करेगा, राइट। तो वही चीज़ होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि कोई उनको और उनके घर को परेशान ना करे। नेशनल पार्क areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. ओके तो ये जो होता है वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क जो होता है वो वाइल्ड लाइफ के लिए होता है, जहाँ पे वो आराम से घूम फिर के अपने घर को यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animals resources and traditional life of the tribal living in the area. ठीक है, ये लार्ज एरिया होता है जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करके रखते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, वो भी रहते हैं। बायोस्फीयर में जानवर, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पेड़ पौधे सब रहते हैं, साथ में वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, इंसान होते हैं, ट्राइब्स जो होते हैं वो भी रहते हैं, ठीक है। ट्राइब्स मतलब आदिवासी जो लोग जंगल में रहते हैं वो भी रहते हैं, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बात करते हैं 5.2 एक्टिविटी की। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, हाउ, लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। ओके, देखो बेचारे के पास रहने की जगह नहीं है, जो छोटा सा पेड़ बचा कटा हुआ उसी पे वो रह रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि डिफॉरेस्टेशन से एनिमल्स की लाइफ जो होती है वो भी अफेक्टेड होती है, तो कैसे होती है वो हमें बताना है। अब उनका घर होता है जंगल, पेड़ होता है घर, ठीक है, पेड़ से खाना भी लेते हैं। अब पेड़ ही नहीं बचेंगे, जंगल ही नहीं बचेंगे, तो बेचारे जानवर रहेंगे कैसे। Animals' life is affected by deforestation by the following ways. Okay, habitat loss. Forests provide habitat to the entire wildlife. Cutting of the forest will lead to the destruction of habitat of many wild animals. Forest जो होता है घर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। ओके अब जब हम उनका फॉरेस्ट ही कट कर देंगे, हम उनका जंगल काट देंगे, तो वो बेचारे रहेंगे कहाँ, राइट। हम उनके जहाँ घर काट रहे हैं, शेल्टर काट रहे हैं, तो वो क्या बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या रीजन हो जाएगा, लॉस ऑफ फूड। मैनी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स और ट्रीज फॉर देयर फूड। Deforestation led to loss of the food and ultimately many of the wild animals dies due to hunger and we suffer from wildlife loss. Okay? अब पेड़ काट दिया, अब एनिमल्स जो होते हैं डायरेक्टली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और अगर हमने प्लांट्स को काट दिया, फॉरेस्ट को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो एनिमल्स को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उनको फूड नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे और हम ऐसे वाइल्ड लाइफ को लॉस कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्या रीजन हो सकता है, स्पीशीज एक्सटिंक्शन। Deforestation can directly lead to extinction of species that are specialized to live in forest ecosystem. When their habitats are destroyed, these species may not be able to survive in the altered landscape or find suitable alternative habitats. तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि स्पीशीज जो है उसकी पॉपुलेशन पूरी खत्म हो चुकी है, वाइप आउट हो चुका है। ओके तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो स्पीशीज एक्सटिंक्शन भी, स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके कैसे होता है कि कोई पर्टिकुलर एनिमल है या प्लांट्स है, वो क्या करता है उसी एरिया में रहता है, ओके एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में रहता है। जैसे कि मैंने बताया पचमढ़ी में हमें क्या मिलती है, फ्लाइंग स्क्विरल, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। ओके वो वहीं मिलती है। अगर हमने पचमढ़ी के सारे पेड़ काट दिए तो स्क्विरल जो है, फ्लाइंग स्क्विरल जो है, फ्लाइंग जायंट स्क्विरल जो है, वो हो सकता है कि जो दूसरा घर उसे मिले, जो दूसरा फॉरेस्ट उसे मिले, वो वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाए, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाए। ओके तो इसके कारण उसकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है उनकी। ओके डिफॉरेस्टेशन कैन डायरेक्टली लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, हम देख चुके हैं। स्पेशलाइज्ड टू लिव इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
व्हेन देयर हैबिटाट्स, और जब हम उनके घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये जो स्पीशीज़ होते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो होते हैं, वो हो सकता है वो दूसरी जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाए और वो भी, उनकी भी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Disruption of food chain and ecosystem. Forests are complex ecosystem where different species depend on each other for food, shelter and other resources. Okay? अब क्या होता है कि फॉरेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। ओके, अब वहाँ पे फॉरेस्ट में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, प्लांट्स पे भी है, एनिमल्स पे भी है, कीड़े मकोड़े पे भी है। तो ये क्या एक फॉर्म होता है, फूड चेन फॉर्म होता है। तो अगर कोई भी एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या हम पेड़ पौधे ही काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो क्या होगा, फूड चेन जो है वो भी इम्बैलेंस होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, प्लांट ईटर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स ने क्या खाया, प्लांट्स खाया। अब हमने प्लांट्स काट दिए तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, हर्बीवोर्स के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करता है, कार्निवोर्स। जब हर्बीवोर्स नहीं बच पाएंगे तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे, कार्निवोर्स का खाना तो हर्बीवोर्स है, तो हर्बीवोर्स जो कार्निवोर्स हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। इससे क्या होगा, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, डिफॉरेस्टेशन कैन डिस्टर्ब दीस intricate relationships leading to imbalances in ecosystem and potentially causing cascading effects throughout the food chain. ओके, तो ये डिफॉरेस्टेशन जो होता है ये क्या कर सकता है, ये जो रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का बाकी सारे ऑर्गेनिज्म पे फॉर द फूड, शेल्टर एंड दूसरे रिसोर्सेज के लिए, वो क्या हो सकता है, वो क्या डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पूरा की पूरा फूड चेन जो है वो इफेक्ट होगा। क्लियर? ओके, द एफर्ट्स of the society, government agency also take care of the forest and animals. ओके, तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी और जो हम लोग हैं, हमें भी कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें, एनिमल्स को कंजर्व कर सकें। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। ओके, गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज बनाए हैं जिसको हमें क्या फॉलो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ओके, स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट को बनाने चाहिए ताकि वो फॉरेस्ट को, प्लांट्स को, फ्लोरा फौना को कंजर्व कर सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हो गया, नेशनल पार्क जो हो गया, बायोस्फीयर जो हो गया, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है, यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, चलिए बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जहाँ पे लाइफ होती है, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। बायोडाइवर्सिटी में बता चुकी हूँ, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें कंजर्व करना है, और वह हम कहाँ करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में। Biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. Biodiversity क्या होता है, इसमें हमें काफ़ी सारे प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलते हैं। ओके, द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी और उस पर्टिकुलर एरिया का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। अब बायोस्फीयर तो बहुत, रिजर्व जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है। ओके, उसमें हो सकता है कि छोटे छोटे और भी प्रोटेक्टेड एरियाज प्रेजेंट हो। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पचमढ़ी। ओके, जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक नेशनल पार्क आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। नेशनल पार्क का नाम क्या है, सतपुड़ा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, बोरी एंड पचमढ़ी। ओके, अब एक्टिविटी
5.4 क्या बोलते हैं, लिस्ट द फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया, सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। ओके, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हमारे क्या इफेक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो हम अननोइंगली, हमें नहीं पता होता कि इससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को जो हमारे इकोसिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसको असर होगा, हम वो काम करते हैं, ठीक है, अननोइंगली। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, और हमें ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना है जिसको हम अननोइंगली कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली हम नहीं कर रहे, अननोइंगली हम कर रहे हैं, जो हमारे बायोस्फीयर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। ओके, हमें क्लास में डिस्कस करके उसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है। There are various factors which can disturb the biodiversity of an area. Okay? काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स देख रही होंगी और आवाज़ भी आ रही होगी, कैसी, वॉल्केनिक इरप्शंस, राइट, और ये क्या है, ये अर्थक्वेक जैसा दिख रहा है, अर्थक्वेक ही जैसा दिख रहा है, ये अर्थक्वेक हो गया। ओके, और यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, clear, volcanic eruptions, earthquakes, heavy rain and flood, thunderstorms, etc. ये सब के कारण बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो इफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, वो जो इरप्शंस है, लावा जो है वो निकलता है, जिसके कारण आजू बाजू के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, आग का लावा होता है ये। ओके, और फिर अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि पूरी ज़मीन हिलने लगती है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगती है, राइट। ओके, और फिर थंडर स्टॉर्म, फ्लड्स में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो इसी कारण भी काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और काफ़ी तो मर भी जाते हैं। ओके, some human activities also destroy biodiversity of an area such as, ठीक है, काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, पोचिंग ऑफ एनिमल्स, स्मगलिंग ऑफ ट्रीज लाइक सैंडल एक्सेट्रा। स्मगलिंग मतलब चुराना, ठीक है, ट्रीज को चुरा के चुपके से भेजना, कहीं और भेजना, एक्सपोर्ट करना। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन हमको पता है, पोल्यूशन हमें पता है, पोचिंग ऑफ एनिमल्स हमें पता है कि हम जानवरों का शिकार कर रहे हैं, और स्मगलिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। दीज ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी चेक्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रिक्ट लॉज, sensitization of the community by planting more trees, by using cleaner and greener fuel. ओके, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं अगर हम स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं कि अब ये काम किसी ने भी किया, अगर हमने किसी को भी मारा, हमने किसी भी जानवर का शिकार किया, हमने कोई भी पेड़ काटा, सैंडल अगर हमने चंदन का पेड़ काटा, तो उसके लिए आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे स्ट्रिक्ट लॉज गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, अप्लाई करवाने चाहिए। ओके, और क्या करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को प्लांट करें और हम क्लीनर और ग्रीनर फ्यूल यूज़ करें। और अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने घरों में, उनका जो सराउंडिंग होता है उसमें खुश होते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उनको डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं और हमें करना भी नहीं चाहिए। कैसे लगेगा अगर आपको कि आपके घर में आके आपको कोई परेशान करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे और सोचोगे कब जाएंगे ये लोग, राइट। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो उसी पर्टिकुलर एरिया के से बिलोंग करते हैं। फिर से मैं वो एग्जांपल दूंगी पचमढ़ी की, क्या, जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। Okay, the plants animals found in particular area are termed as flora and fauna respectively of that area. Okay, particular area है, अब वहाँ पे जो पेड़ मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फ्लोरा, फ्लावर का फ्लोरा, मतलब it is related to plants of that particular area. And fauna, fauna is related to animals. जो भी animals उस particular area में मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, fauna में आते हैं। जो plants मिल रहे हैं वो flora और जो animals हैं वो fauna. ओके, नाउ एंडेमिक स्पीशीज की अगर हम बात करें,
Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Endemic species का मतलब होता है कि वो और कहीं नहीं मिलते, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं. ओके, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में और कहीं नहीं मिलेंगे. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, वो कहीं पे भी और नेचुरली नहीं मिल सकते, बट हम उनको एक्सपोर्ट करवा सकते हैं. ठीक है, हम उसको, जैसे जो हस्की है, डॉग की जो ब्रीड होती है हस्की, वो कहाँ रहेंगे, वो ठंड जगह के लिए बने हुए हैं. ठीक है, ठंडी जगह जो होती है ना, जहाँ पे बर्फ गिरती हो, स्नोफॉल होती हो, जो पूरा एरिया आइस से ढका हो, हस्की वहीं रहते हैं. अब हस्की को हमने क्या किया, वो एंडेमिक स्पीशीज है, हम कहाँ ले आए, उसको इंडिया में ले आए. अब बेचारे इतनी गर्मी में रह रहे हैं. ओके, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. हस्की जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते, बट हम उनको लेकर आए हैं. ओके, वो नेचुरली नहीं मिल रहे, हम उनको लेकर आए हैं. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. Sal and wild mango are two examples of the endemic flora of the Pachmadi Biosphere Reserve. Okay? अब क्या होता है, कोई भी एक एनिमल और प्लांट, पर्टिकुलर टाइप का एनिमल और प्लांट जो होता है, वो या तो उस पर्टिकुलर जोन के लिए एंडेमिक है, या इस पर्टिकुलर स्टेट में ही मिलेगा, या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री में ही मिलेगा. ओके, एंडेमिसिटी की भी अलग अलग वो होती हैं, स्टेजेस होती है. सिर्फ इसी एरिया में, इसके बाहर कहीं नहीं. फिर क्या आता है, इस पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. फिर आता है कंट्री, कि भैया इंडिया में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. ओके, और इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं, वाइल्ड मैंगो और साल जो है वो हमें सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है. ओके, ये क्या एंडेमिक फ्लोरा के एग्जाम्पल्स हैं. Bison, Indian giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. ये जो है, ये क्या है, ये flying squirrel है. क्या है ये, flying squirrel है. ओके, तो बाइसन है वो, बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल, बड़ी मोटी हट्टी घट्टी स्क्विरल. ठीक है, और जो फ्लाइंग स्क्विरल होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, हमें पचमढ़ी बायोस्फीयर में ही मिलती है. वो ये सारे क्या है, एंडेमिक फौना है पचमढ़ी बायोस्फीयर का. द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग population, introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. Okay, अब यहाँ पे क्या किया, हमने इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करा. कैसे किया, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, हमने प्लांट्स काटे. अब क्या हुआ कि हमने वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाई. ओके, मतलब ह्यूमंस जाके सेटल होने लग गए, ह्यूमन सेटल हो गए, और हमने क्या किया, हमको शौक में हमने कोई न्यू स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में इंट्रोड्यूस कराई. किसी जानवर की हमने न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराया. ओके, अब वो जानवर जो था इसका दुश्मन बन गया, ये जो फ्लाइंग स्क्विरल है इनके दुश्मन बन गया, और उसको आपस में सारे स्क्विरल्स को उसने ढूंढ के ख़त्म कर दिया. तो ये जो भैया हमारे एंडेमिक प्यारे से फौना थे, एनिमल्स थे, वो तो क्या हो गए, वो ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने हमारे शौक के लिए, क्या, अरे यहाँ पे हमें ये भी चाहिए और लोग आएंगे देखने, है ना, तो हमने क्या किया, दूसरे शहर का, दूसरे जगह का एक एनिमल ला के हमने इस पर्टिकुलर रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, इनके घर में इंट्रोड्यूस करवाया. तो उसने क्या किया, सारे जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे एनिमल्स, उनके साथ लड़ झगड़ के उनको ख़त्म कर दिया. तो हमने एंडेमिक स्पीशीज़ को जो था उनकी लाइफ एंडेंजर करी, मतलब हमने उनको, उनकी पॉपुलेशन ख़त्म करवा दी, उनकी लाइफ को हमने खतरे में डाल दिया, और हमने उनका हैबिटेट जो था वो भी छीन लिया. ओके, may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. ओके, उनके घर को के लिए नुकसान, उनके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके एग्जिस्टेंस के लिए भी वो क्या होता है, एंडेंजर. जैसे कि हम अगर रह रहे हैं, ओके, अब हमारे घर में कोई डाकू आ गया, डकैत आ गया, टेररिस्ट आ गए, तो क्या होगा, वो तो बाहर से आए हमारे घर में. ओके, तो वो हमारे घर को तहस नहस कर देंगे. राइट, आपने देखा होगा जो हाईजैक होता है, एरोप्लेन्स होता है, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है, तो वो क्या करते हैं, एक तो वो आके हमारी जगह को तहस नहस कर देते हैं, और क्या होता है कि वो इंसानों को मार डालते हैं. तो क्या हो रहा है, हमारे लिए वो इंडेंजर्ड है. राइट, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट. थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड था, बट वो ही एग्जाम्पल सही था जिससे आपको समझ में आ जाए. अब हम बात करते हैं स्पीशीज. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ओके, स्पीशीज वो होते हैं ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जिसे हम स्पीशीज बोलते हैं, और वो क्या होते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, वो इंटर
ब्रीड कर सकते हैं। This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with the member of other species. Okay? अब क्या होता है स्पीशीज का मतलब क्या होता है सर? डॉग्स के हो गए, डॉग्स में अलग अलग वेराइटीज हैं, राइट, अलग अलग वेराइटीज है। तो अगर डॉग को हम ब्रीड करवाएंगे, इंटरब्रीड करवाएंगे, तो वो अपनी ही स्पीशीज में इंटरब्रीड कर सकता है, अपनी ही स्पीशीज में वो ब्रीड कर सकता है। डॉग को हम कैट के साथ ब्रीड नहीं करवाएंगे। ओके? जैसे कि वो टाइगर और लायन का हमने वो क्या होता है स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज है, टाइगर की अलग है, लायन की अलग है, इनको हमने इंटरब्रीड कराया आपस में, तो हमें एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला था, कौन सा? लाइगर। ओके? तो ये क्या होता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो सिर्फ अपने पॉपुलेशन में ही इंटरब्रीड हम उनको करवा सकते हैं। ठीक है? द नंबर ऑफ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज। ओके? जो स्पीशीज है वो तभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी, तभी फर्टिलिटी प्रोड्यूस शो करेंगी जब वो अपने ही स्पीशीज के साथ क्रॉस होंगी और ब्रीड करेंगे, इंटरब्रीडिंग हम कराएंगे तो ही। ओके? कुत्ते बिल्ली में नहीं होगा। कुत्ता अगर पोमेरियन है और जर्मन है तो हो सकता है। ओके? मतलब ये स्पीशीज सेम होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके? जो स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पे सारी कैट फैमिली है, तो ये कैट फैमिली को अगर हम इंटरब्रीड करवाएंगे, जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, पैंथर, ये सब किस में आते हैं? कैट फैमिली में आते हैं। ये स्पीशीज हो गए। ओके? ये क्या हो गया? स्पीशीज हो गए। हम इनको इंटरब्रीड करवाएंगे तो ये ऑफस्प्रिंग और फर्टाइल शो करेंगे। ओके? बट अगर कैट को हम डॉग से कराएंगे तो ऐसा कुछ भी वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ओके? चलिए अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय इन ऑल सच प्लेसेस। ठीक है? आप जानवरों को मार नहीं सकते, आप जानवरों को वो शिकार नहीं कर सकते, आप उनको पकड़ के नहीं रख सकते। ओके? क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ सेट करे हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं इनके अगेंस्ट कि कोई भी अगर शिकार करते हुए या जानवरों को पकड़ते हुए या पालते हुए मिलेगा तो जंगली जानवरों को, तो जो गवर्नमेंट है उसको पनिश करेगी। राइट? Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living condition to wild animals. Wildlife sanctuary क्या होता है? एक रिजर्व फॉरेस्ट की तरह होता है। फॉरेस्ट है जिसको हमने रिजर्व करके रखा है। किसके लिए रिजर्व करके रखा है? हमने रिजर्व करके रखा है वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ को हम उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिससे जो भी जंगली जानवर हैं वो अच्छे से रह सके और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। ओके? People living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewoods, etc. और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ छूट है, जैसे कि क्या? वो अपने जानवरों को घास चराने ले जा सकते हैं। ठीक है? जो लाइफ स्टॉक मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, उनके देख रेख करते हैं, दैट इज लाइफ स्टॉक। तो कौन से हो गए? काऊ, बफेलोस हो गए, गोट हो गए, शीप हो गए। तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो अपने जानवरों को ले जाके जंगल में खाना खिलवा सकते हैं, जैसे गाय चरा सकते हैं, भैंस चरा सकते हैं। ओके? और ये अगर मेडिसिनल प्लांट्स है तो वो भी कलेक्ट कर सकते हैं दवाइयों के लिए, और फायरवुड, लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि आग जलाने के लिए। ओके? बट यहाँ पे शिकार करना मना होता है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। These reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. Okay? ये जो नेशनल पार्क होते हैं ये बड़े होते हैं और ये इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। They preserve flora, fauna, landscape and historic object of an area. ये क्या प्रिजर्व करते हैं? ये तो फ्लोरा प्रिजर्व करते हैं, फौना भी प्रिजर्व करते हैं। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना इज एनिमल्स। ठीक है? आर एनिमल्स। लैंडस्केप, हिस्टोरिक, अगर हमें वहाँ पे कोई भी पुरानी चीज़ें मिल रही हैं, ओके, पुरानी चीज़ें हिस्ट्री वाली, ठीक है, तो वो सारी भी नेशनल पार्क में प्रिजर्व रहती हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो हमें पचमढ़ी में मिलता है वो क्या है? फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ओके? जो इंडियन टीक होता है वो इन्हीं फॉरेस्ट में मिलता है। कौन से फॉरेस्ट में? पचमढ़ी के फॉरेस्ट में, सतपुड़ा नेशनल पार्क में। देयर आर मोर देन 100
नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ओके, 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और सबसे पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का वो कौन सा था? सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो हमें पचमढ़ी में देखने को मिलता है। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। अब गवर्नमेंट ने देखा अरे भाई टाइगर जो है उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि टाइगर बचे ही ना, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए टाइगर्स के लिए प्रोजेक्ट निकाला। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में जितने भी टाइगर बाघ हैं उनको हम बचा सके, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन दिन पे दिन कम होती जा रही थी। अब वो कम हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो हमें उनको एक्सटिंक्ट नहीं होने देना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ओके, इस प्रोजेक्ट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही एम था। क्या एम था? कि हमें टाइगर को बचा के रखना है, टाइगर को हमें बचा के रखना है, उनकी पॉपुलेशन जो है हमें कंट्री में बढ़ाना है, मेंटेन रखनी है, कम नहीं होने देना है। Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. Okay? काफी सारी स्पीशीज में से टाइगर एक ऐसी स्पीशीज है जो हमारे जंगलों से खत्म होती जा रही हैं। ओके, जिनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। और उस प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था? ये था कि हमें टाइगर्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको मेंटेन रखना है, हमें टाइगर्स को बचाना है। ओके, नाउ the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व था वो यूनिक है, वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन हमें बढ़ते हुए दिख रही थी। जहाँ पे हर जगह पॉपुलेशन टाइगर की कम हो रही थी, वहीं सतपुड़ा में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिख रही थी। Animals whose numbers are diminished to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. Okay? Extinct animals जो अब तो है ही नहीं, जो बचे ही नहीं हैं, वो एनिमल्स जो बचे ही नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, ओके, वो एक्सटिंक्ट है, विलुप्त। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और आने वाले टाइम पे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनका कोई पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं। ओके, तो कौन से जिनके नंबर्स दिन पे दिन कम होता जा रहा है और जो आगे आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज। Survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. अब कुछ एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो चुका है, डिफिकल्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उनका जो घर था, जो जंगल था, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसमें गड़बड़ी आ चुकी, तो बेचारे अब जिंदा कैसे रहेंगे? In order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Okay? तो अब हमें प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए सारे नेशनल पार्क्स में एक स्ट्रिक्ट रूल्स, काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं। मतलब काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स नेशनल पार्क में लेकर आया गया है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ मैं। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कर सकते हो, बट नेशनल पार्क में क्या है कि आप ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो, मतलब आप गाय को चराने नहीं ले जा सकते हो, आप जानवरों को क्या शिकार नहीं कर सकते जानवरों का, आप जानवरों को पकड़ नहीं सकते हो, आप लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं कर सकते हो, आप अगर कोई मेडिसिनल प्लांट्स है तो आप उसको भी नहीं कलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें नेशनल पार्क में बैंड हैं, अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है आपको इन सब चीज़ों के लिए। ओके, Small animals are more in danger of becoming extinct than the bigger animals as we kill snake, frogs, lizard, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. अब जो छोटे एनिमल्स हैं वो ज़्यादा करीब है एक्सटिंक्ट होने के। बड़े एनिमल्स तो ठीक है, बड़े एनिमल्स पे क्या गवर्नमेंट ने
लॉ लगा दिए, प्रोहिबिट कर दिए कि आप नहीं कर सकते, आप इनका शिकार कर ही नहीं सकते, आप इनको मार ही नहीं सकते हो, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं कि इनको हमें कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है, नॉट प्रिजर्व, कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्टेड करके रखना है। बट जो छोटे एनिमल्स जैसे कि सांप हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, बैट्स हो गए, उल्लू हो गया, चमगादड़, बैट्स को चमगादड़ बोलते हैं, इनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तो अब क्या है, इनको तो हम ऐसे ही मार देते, छिपकली को हम मार देते हैं, सांप हमारे घर से निकला तो मार देते हैं, मेंढक को मार देते हैं। तो ये सारे एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा करीब हैं, ओके, क्योंकि हम इनको ऐसे ही मार देते हैं और हमको इनका इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें समझ में नहीं आता कि भाई मेंढक और स्नेक और लिजर्ड सब ज़रूरी हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना के रखते हैं, फूड चेन ये मेंटेन करके रखते हैं। हम इनको मार देंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारी इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स, इनको मार के हम खुद को ही हार्म पहुंचा रहे हैं। They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs. Okay? भले ही ये साइज में छोटे हों, बट हम इनका जो रोल है इकोसिस्टम में उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितने भी छोटे एनिमल्स हैं ये फूड चेन में पार्ट होते हैं। मतलब कि ये फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक को बड़े एनिमल्स खाते हैं, ओके, स्मॉल कार्निवोर्स खाते हैं। अब स्मॉल कार्निवोर्स को ये एनिमल्स नहीं मिलेंगे तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। स्मॉल एनिमल कार्निवोर्स नहीं सरवाइव करेंगे तो लार्ज कार्निवोर्स कैसे करेंगे, ओके। इसलिए जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि हम उनको मार देते हैं बिना सोचे समझे कि इकोसिस्टम के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम में वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फूड चेन और फूड वेब का पार्ट है, ओके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या नेशनल पार्क, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है ये हमें बताना है। तो इकोसिस्टम होता है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये बात हमें बतानी है, ओके। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ओके। हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को काय की ज़रूरत होती है, हमें एयर की ज़रूरत होती है, ये क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट, ओके। हमें वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट। तो जब हमें बायोटिक, एबायोटिक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो रिलेशन बताता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। इकोसिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों से मिलके बना है, राइट, ओके। नाउ रेड डेटा बुक, अब ये क्या होता है, Red Data Book is a source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Okay, Red Data Book एक बुक होती है, ऐसी कुछ दिखती है, उसमें क्या होता है, उसमें सारे endangered species के बारे में हमें पता होता है, ओके। रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जिसमें जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड हैं और उनका पूरा डेटा हमें इस बुक में मिलता है। अभी एंडेंजर्ड क्या होता है बार बार मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे स्पीशीज़ जो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हमें वो देखने को ही नहीं मिलेंगे, उनकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जिनकी endangered species are those species whose population is declining day by day, ठीक है, उनकी population जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और फ्यूचर में हमें ये देखने को ही नहीं मिलेंगे, ओके। ये होते हैं endangered species। और endangered animals और plants के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें किससे पता चलता है, रेड डेटा बुक से पता चलता है। रेड डेटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये कौन मेंटेन करता है, इंटरनेशनली को ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में डेटा को मेंटेन रखती है, ओके। क्या होता है, रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करता है, ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको मेंटेन करता है,
और ये नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे नहीं होता कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट में कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ऐसा नहीं होता है। पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लिखा ना, पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन किस में करके रखता है, रेड डेटा बुक में। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया जो है वो इंटरनेशनली तो नहीं करेगा, दुनिया से उसको क्या मतलब है, वो देखेगा कि इंडिया में कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है, उनका डेटा इंडिया मेंटेन करके रखता है। ओके उनका डेटा कौन मेंटेन करता है, इंडिया मेंटेन करके रखता है, और इंडिया के पास खुद का रेड डेटा बुक है। तो वो स्पेशली जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिया में प्रेजेंट है और जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और आने वाले टाइम पे जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ मेंटेन है, रेड डेटा बुक में है, और ये कौन मेंटेन करता है, इंडिया करता है। ओके अब रेड डेटा बुक जो होती है वो एक तो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन करके रखती है, और इंडिया जो है वो सिर्फ अपने ही, और इंडिया में जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनकी रेड डेटा बुक जो है वो मेंटेन करती है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन हमें पता है, अगर हम जनरल टर्म में पूछे तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह सेटल होना। क्यों होना, ताकि हमें खाना मिल सके, शेल्टर मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। पर हम यहाँ पे किसकी बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें। तो लेट्स सी कि प्लांट्स और एनिमल्स ऐसा क्यों करते हैं, प्लांट्स तो नहीं कर पाएंगे, एनिमल्स, बर्ड्स करती हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती है। वो क्यों माइग्रेट करती है, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करती हैं, फूड के लिए माइग्रेट करती है, या फिर अगर उनको जिस जगह पे वो रहती है, जहाँ पे उनका घर है, वहाँ का अगर उनको क्लाइमेट पसंद नहीं आ रहा है, वेदर पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कुछ टाइम के लिए, साल के कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह जाकर रहने लगती हैं। ओके birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. ओके कौन सी बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अब उनके पास ट्रेन या बस या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है नहीं, तो वो उड़ के पहुंचती हैं, और वो उड़ के बहुत सारा डिस्टेंस जो है वो कवर करती हैं। कौन करता है, बर्ड्स। ओके बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस, बर्ड्स जो होती हैं जो लंबा रास्ता तय करती है, जो लंबा रास्ता कवर करके, ठीक है, डिस्टेंस, लंबा डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। These birds have flown from other parts of the world to a particular region. अब ये जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह से किसी पर्टिकुलर रीजन पर आए हैं। ओके माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, वो अलग अलग जगह से इस पर्टिकुलर रीजन पे आए हैं। ओके उड़ के, कैसे आएंगे, उड़ के ही आएंगे, बता चुकी हूँ तो मैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। अब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो दूर दूर तक उड़ के पहुँचती हैं। साल का कुछ टाइम होता है, ईयर का कुछ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे बर्ड्स जो होते हैं उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ के साल के कुछ ऐसे टाइम पे, एक ऐसे ड्यूरेशन में, एक ऐसे पीरियड में वो उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाती हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो रह रही हैं उसमें उधर कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, वहाँ का वेदर चेंज हुआ है, कोई सीज़न चेंज हुआ है, तो उनको वो सीज़न फेवरेबल नहीं है, उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, उड़ के दूसरी जगह चली जाएंगे जहाँ पे उनको क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा मिलेगा। They fly for laying they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. ओके अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये उड़ के क्यों दूसरी जगह पहुँचती है, माइग्रेट क्यों करती है, माइग्रेट इसलिए करती है ताकि ये एग्स को लेकर सकें, एग्स रिलीज कर सकें, क्योंकि जिस वेदर में वो रह रही थी, जहाँ पे उनका घर था, जिस हैबिटेट में वो रह रही थी, वो फेवरेबल नहीं था, या तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, ठंडा हो चुका था, या फिर इनहॉस्पिटेबल था, मतलब वहाँ पे वो रहने लायक जगह नहीं बची थी। ओके उनको अच्छी कंडीशन, वेदर, फूड, शेल्टर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुंची जहां पे वो ईजिली एग्स को ले कर सकती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल है। ओके तो ये होता है माइग्रेशन और ये होती है माइग्रेटरी बर्ड्स।
अब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब हमें पता है पेपर जो है वो किससे बनता है, वो प्लांट से मिलता है, वुड से हमें मिलता है। इट टेक्स 70 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। हमें 1 टन अगर पेपर बनाना है तो हमें कितने पेड़ों की जरूरत है, 17 बड़े पेड़ों की, पेड़ बड़े ही होते हैं, बड़े पेड़ों की, ट्रीज की 17 फुल ग्रोन ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो प्रॉपर मैच्योर हो चुके, जिनकी हाइट अच्छी, मतलब वो एक अच्छी हाइट पे पहुंच चुके हैं। ओके, उनकी हाइट अच्छी, ट्री मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पेड़, है ना। तो 17 फुल ग्रोन ट्रीज, जो 17 पूरे मैच्योर ट्रीज हैं, ग्रो हो चुके हैं, हमें वैसे 17 पेड़ चाहिए सिर्फ क्या बनाने के लिए, 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए। ठीक है, 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुली ग्रोन ट्रीज की जरूरत होती है। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर को क्या करना है, सेव करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। What do we mean by recycle? रिसाइकल का मतलब होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट है, जैसे पेपर ऑब्जेक्ट है, उसको हमने रिसाइकल करके नया ऑब्जेक्ट बनाया, यूजफुल नया ऑब्जेक्ट बनाया। एक बार हमने पेपर में लिख दिया तो वो पेपर काम का नहीं बचता है, उसको अगर हम रिसाइकल करके हम क्या बनाएंगे, नया पेपर बनाएंगे और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। दिस इज नोन एज रिसाइकल। ये तो पेपर की बात है। अगर मैं जनरल टर्म्स में रिसाइकल का डेफिनेशन बोलूँ तो ये होता है कि वेस्ट मटेरियल को न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, यूजफुल नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकल। तो पेपर जो है उसको हम क्या करते हैं, जो वेस्ट पेपर है उसको हम नए ऑब्जेक्ट मतलब नए पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. Okay, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में सिर्फ एक पेपर बचा ले, ठीक है, एक पेपर बचा ले, 1 शीट ऑफ पेपर अगर वो सेव कर ले, तो हम ऐसे बहुत सारे ट्रीज साल में बचा सकते हैं। हम क्या करते हैं, अरे एक वर्ड हमने गलत लिखा और हम पूरा पेज फाड़ देते हैं, तो हम उसको फाड़े ना, हम पेज को टीयर ना करें, हम उसको थोड़ा सा कट लगा के उसके आगे से लिख लें, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पेड़ बचाना है। और हम पेड़ कैसे बचाएंगे, जब हम पेपर बचाएंगे। हमको आज से ये कसम खा लेनी है कि हम पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हमें एक पेपर तो बचाना है। अगर एक गलती है, छोटी सी गलती, तो हम पूरा पेपर फाड़ देते हैं या कट कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, हम एक पेपर बचाएंगे तो उससे हमारे बहुत सारे ट्रीज बच जाएंगे कटने से। ओके, तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ऐसा होता है। We should save, reuse, use paper and recycle it. हमें पेपर को सेव करना चाहिए, उस पेपर को वापस यूज कर लेना चाहिए या फिर उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए। रीयूज मतलब वापस फिर से उसी पेपर को यूज करना बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए, सेव करना उसको बचाना, ठीक है। और रिसाइकल का मैंने मतलब कर दिया कि जो यूज्ड वेस्ट पेपर है उसको नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर यूज करना, दैट इज रिसाइकल। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing पेपर। ओके, इससे हम सिर्फ ट्रीज, पेड़ ही नहीं बचा रहे, इससे हम एनर्जी और वाटर भी बचा रहे हैं, ठीक है। इससे हम एनर्जी और पानी भी बचा रहे हैं जो पेपर बनाने के लिए यूज हो रही है। पेपर बनाने के लिए ट्रीज तो यूज हो रहा है, हमें पता है, बट सिर्फ ट्रीज से पेपर थोड़ी बन जाएगा, उसमें काम लगेगा, एनर्जी लगेगी, राइट, उसके लिए वाटर लगेगा, तो उस सब से क्या होगा, पेपर जो है वो बनेगा। ओके, तो पेपर्स बचाने से हम सिर्फ ट्रीज नहीं बचाते, हम वाटर और एनर्जी जो है वो भी सेव करते हैं। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। ओके, पेपर बनाने के लिए जो भी हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, केमिकल का यूज जो है वो कम हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन की। व्हाट इज अब डिफॉरेस्टेशन तो हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं रिफॉरेस्टेशन का। पेड़ तो हमने काट दिए, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जब हम जंगल में पेड़ काट देते हैं, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होगा कि हम वो कटे हुए जंगल में हम पेड़ उगा रहे हैं,
ओके हम फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ओके रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? रीस्टॉकिंग। हमने जो जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, जिधर से हमने पेड़ वेड़ सब काट दिए थे, उधर हम वापस नए पेड़ लगा रहे हैं। हम वापस जो जंगल था उसको रिस्टोर कर रहे हैं। ओके द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। ओके उस जंगल में, जिस जंगल में हम वापस नए पेड़ उगा रहे हैं, उस जंगल में जो पहले पेड़ मिलते थे वही सेम पेड़ हमें उस फॉरेस्ट में उगाने हैं। ओके अगर हम दूसरे कैक्टस में डेजर्ट में हमें क्या मिलता है? कैक्टस मिलते हैं। ओके और हमें जो नॉर्थ साइड होता है वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? पाइन ट्रीज मिलते हैं जो स्लोप वाले होते हैं। ओके अब हम कैक्टस जाके पाइन, नॉर्थ इंडिया में जो पाइन ट्रीज मिलते हैं वहाँ पे अगर हम कैक्टस लगाएंगे तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। ओके तो रीजनल प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट्स को उनका अकॉर्डिंग, हर प्लांट्स को क्या चाहिए रहता है? क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है, वो तभी ग्रो कर पाते हैं। अगर उनको अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा, वेदर नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके तो जिस फॉरेस्ट में हम न्यू प्लांट्स लगा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उस फॉरेस्ट में जो पहले डिफॉरेस्टेशन करने से पहले जो प्लांट्स मिलते थे वही सेम प्लांट्स हमें उस रीजन, उस फॉरेस्ट में लगाने हैं। ओके वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। जितने हमने प्लांट्स काटे हैं ना, उतने ही प्लांट्स हमें वापस लगाने हैं। ओके जितने काटे हैं उतने ही लगाने हैं। रिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। ओके अगर हमने फॉरेस्ट को छोड़ दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करा, तो ये खुद ब खुद भी हो जाएगा। ओके फॉरेस्ट में अगर हमने अब ज़्यादा कुछ उसको परेशान नहीं किया, पेड़ काट दिया, चलो उसके बाद हम फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो जो एरिया है, लैंड है, उसको अगर हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वापस रिफॉरेस्टेशन अपने आप होने लगेगा। मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप उगने लगेंगे। If the deforested area is left undisturbed, it reestablish itself. ओके यहाँ पे क्या लिखा है? जो डिफॉरेस्टेड एरिया था, ठीक है, जहाँ से हमने पेड़ काट दिए थे, उस एरिया को अगर हमने डिस्टर्ब नहीं करा, हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, ठीक है, हमने उसको परेशान नहीं करा, हमने वो लैंड यूज़ नहीं करी किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, तो वहाँ पे फॉरेस्ट जो है खुद ब खुद रीस्टोर हो जाएगा, खुद ब खुद प्लांट्स जो है वहाँ पे उगने लगेंगे। ओके इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होगा उसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था उस एरिया को, तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगाए, पौधे जो हैं वो पेड़ बन गए। ओके तो इसमें हमारा ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है, वो नेचुरली हुआ है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम्ड at preservation and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people living or near the forest. ओके तो ये जो एक्ट है ना, फॉरेस्ट एक्ट, उसमें क्या है, वो क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है? उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी उस फॉरेस्ट में हमें चीज़ें मिल रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको हमें क्या रखना है? हमें उनको कंजर्व रखना है, हमें उनको क्या प्रोटेक्टेड रहना है। और फॉरेस्ट के आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आजू बाजू जो भी लोग रहते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। ओके फॉरेस्ट एक्ट क्या है? फॉरेस्ट एक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसका मेन एम क्या है कि वो फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, प्लांट्स, एनिमल्स, उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको प्रोटेक्टेड रख सकें, उसको कंजर्व रखें। ओके और क्या है, इस एक्ट में ये भी आता है कि जो लोग, इंसान जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और जो फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, उनको भी हम इतनी छूट देते हैं कि वो अपने जो उनकी बेसिक नीड्स है जो फॉरेस्ट से फुलफिल होती है वो हो सके। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का होता है कंप्लीट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।